सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। सो गाइस, एक और बेहतरीन एफपीओ एनालिसिस, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर का एनालिसिस आज मैं आप लोग लेके आ चुका हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। कंपनी जो एक एफपीओ लेके आ रही है, जिसका इशू साइज, टोटल इशू साइज 18,000 करोड़ का, पूरा का पूरा फ्रेश इशू रहने वाला है। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है, हमने इस कंपनी का नाम तो सुन रखा है और हमें यह भी पता है कि हमारे इंडियन शेयर बाजार, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में ये कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है। तो गाइस, इसीलिए अपना एक एफपीओ लेके आ रही है, जिसको हम कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ये आईपीओ से डिफरेंट ऐसे होता है कि आईपीओ वो कंपनीज लेके आती हैं जो पहली बार स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होंगी, या फिर वो उनके जो शेयर्स होंगे पहली बार पब्लिक के लिए अवेलेबल होंगे, खरीदने और बेचने के लिए और इन्वेस्टिंग के लिए। बट गाइस, जो एफपीओ कंपनीज होती है हमारी, जो एफपीओ लेके आती हैं कंपनीज, वो ऑलरेडी ऐसी कंपनीज होती हैं जो ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, बट उनको एक और एडिशनल कैपिटल रेस करना होता है हमारे मार्केट से। तो गाइस, सेम वैसी ही चीज हमें वोडाफोन आइडिया में देखने को मिल रही है। सो गाइस, अच्छे से ब्रीफ एनालिसिस करेंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, फाइनेंशियल्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्या क्या एक एक चीज। गाइस, बिल्कुल ब्रीफ एनालिसिस रहेगा वोडाफोन आइडिया के ऊपर। मैं स्पेशली जो मेरा फोकस रहेगा इस वीडियो में, वो रहेगा फाइनेंशियल्स के ऊपर, क्योंकि कंपनी में बोरिंग हद से ज्यादा है, हद से ज्यादा है। और गाइस, जब मैं आपको पैट के बारे में बताऊंगा, तो पैट कंपनी कितना ही लॉस डिक्लेयर कर रही है, मतलब मैं बोलूंगा 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, 25,000 करोड़, 28,000 करोड़, ऐसे कंपनीज के पैट निकल के आ रहे हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम से चलते हैं वोडाफोन आइडिया के एफपीओ एनालिसिस के ऊपर। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने ऑलरेडी बढ़िया तरीके से आप लोगों के लिए स्लाइड्स प्रिपेयर कर रखी हैं, अच्छे से एक एक चीज, एक एक डिटेल चीज मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी इसलिए लिख रखी है। सो गाइस, चलते हैं, जरा बातें करते हैं। सो गाइस, आज हम वोडाफोन आइडिया के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। सो गाइस, द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1995। एज वी नो दैट दिस कंपनी इज अ जॉइंट वेंचर। एक क्या है ये जॉइंट वेंचर है, किसके बीच में? दिस इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन वोडाफोन एंड आइडिया, ठीक है। सो ये जो जॉइंट वेंचर इनकॉर्पोरेट हुआ था 1995 में हुआ था आपका। ये कंपनी करती क्या है? कंपनी इज अ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ये हमें सबको पता है, क्योंकि हमने तो नाम तो सुन ही रखा है वोडाफोन आइडिया का, ठीक है। कंपनी इज अ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर। कंपनी प्रोवाइड्स वॉइस, डेटा एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज अक्रॉस 2G, 3G एंड 4G टेक्नोलॉजीज। और ये भी गाइस हमें बेसिक डिटेल्स कंपनी के बारे में ऑलरेडी पता है। हमें ये भी पता था कि इट इज अ जॉइंट वेंचर, क्योंकि गाइस पहले वोडाफोन और आइडिया दो अलग अलग कंपनीज हुआ करती थी, बट 1995 में इनका जॉइंट वेंचर हुआ था। सो गाइस, थोड़ा आगे चलते हैं। सो गाइस, अब थोड़ा ना डेटा के बारे में जान लेते हैं कि कितने इनके यूजर्स हैं। अगर मैं इंडिया के मार्केट शेयर की बात करूं और अक्रॉस मैं बोलूंगा एक ग्लोबल प्रेजेंस कितनी है, जब मैं वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करता हूं। सो गाइस, एज ऑफ December 31, 2023 वी हैव 223 मिलियन सब्सक्राइबर्स। अगर मैं वोडाफोन आइडिया के प्लेटफॉर्म की बात करूं, सो इन इंडिया के बारे में बात कर रहा हूं। सो दे हैव 223 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड अ मार्केट शेयर ऑफ 19.3%, ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ऑल्सो अगर मैं ग्लोबल प्रेजेंस की बात करूं, तो 300 मिलियन प्लस कस्टमर्स इन 17 कंट्रीज, ठीक है, इन 17 कंट्रीज। एंड हैज इंटरनेट ऑफ थिंग कोलैबोरेशन, जिसको हम IoT कहते हैं गाइस, IoT जिसको हम कहते हैं, IoT कोलैबोरेशंस विद 45 कंट्रीज, मतलब जो 45 कंट्रीज के भी IoTs हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो हमारा एक एक स्मार्ट इंटेलिजेंस में आता है, जब मैं एडवांस कंप्यूटर्स की बात करता हूं, तो उनकी भी अगर मैं वोडाफोन आइडिया की बात करता हूं, सो वोडाफोन आइडिया के कोलैबोरेशंस हैं 45 कंट्रीज में। अगर मैं बात करता हूं अगर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात करता हूं, क्योंकि यार होता क्या है, एक टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर जब थोड़ा अपार्ट फ्रॉम दिस उनके और भी बिजनेसेस होते हैं। सो IoT इज वन ऑफ देम, एंड सिंस दे हैव अ कोलैबोरेशन विद 45 कंट्रीज, द फाउंडेशन ऑफ द बिजनेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, नो डाउट। जैसे कि हम देख पा रहे हैं 300 मिलियन प्लस कस्टमर बेस है इनका इन 17 कंट्रीज। तो आप देख पा रहे हो, द बिजनेस इज नॉट लिमिटेड टू ओनली इन इंडिया। तभी जब आगे हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे, फाइनेंशियल्स की बात करेंगे, तो वो सारी फिगर्स होंगी नॉट इन इंडिया, बल्कि अक्रॉस 17 कंट्रीज की फिगर्स होंगी। वो सारे मतलब इन टोटल पूरा कंपनी का क्या रेवेन्यू है, क्या पैट है, मैं बात करूंगा बोरोइंग्स कितनी है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, अब चलते हैं जरा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सो गाइस, अब कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंडिकेटर के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंडिकेटर क्या रहने वाले हैं अगर मैं वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करता हूं। सो गाइस, एसेट्स, रेवेन्यू, पैट, बोरोइंग्स, चारों चीजों के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद एसेट्स। गाइस, एज ऑफ December 2021 2,03,481 करोड़ के कंपनी के एसेट्स थे। 2022 में एसेट्स थे 1,94,029 करोड़। 31 मार्च 2023 का जो डेटा आया था, उसमें हमारे एसेट्स है कंपनी के 2,07,243 करोड़ के। अगर गाइस मैं 31 दिसंबर 2023 के डेटा की बात करता हूं, तो उसमें जो एसेट्स डिक्लेयर करे गए थे वो करे गए थे 1,90,802 करोड़ के। गाइस, अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं आपसे कि क्या कंपनी का रेवेन्यू रहा है 2021 में, 2021 में दोस्तों रेवेन्यू था कंपनी का 42,126 करोड़ का। अगर मैं बात करूं 2022 की, 2022 में कंपनी का रेवेन्यू था 38,645 करोड़ का। अगर मैं बात करता हूं
31 मार्च 2023 के 31 मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू था 42,488.5 करोड़ का, जो कि मैं रेवेन्यू बता रहा हूं आपको एज ऑफ 31 मार्च 2023 में। अगर दोस्तों मैं 31 दिसंबर 2023 की बात करूं तो 32,125.6 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। सो गाइस आई होप आपको एसेट्स की फिगर्स और रेवेन्यू की फिगर क्लियर हो गई होंगी। अब दोस्तों जरा पैट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारा होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो जितनी भी आपको फिगर्स दिख रही है सारी नेगेटिव है और हेवी नेगेटिव फिगर्स है। सो कंपनी इज नेट लॉस मेकिंग, द कंपनी इज नॉट प्रॉफिटेबल एट ऑल। दोस्तों अगर मैं 2021 की बात करूं तो 2021 में कंपनी ने जो अपना पैट डिक्लेयर करा था, जो लॉस डिक्लेयर करा था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कह लो या लॉस आफ्टर टैक्स जो भी कह लो आप, वो था अप्रॉक्सीमेटली -44,233 करोड़ का। अगर दोस्तों मैं 2022 की बात करूं, 2022 में जो कंपनी का पैट था वो था -28,245 करोड़ का। दोस्तों अगर मैं 31 मार्च 2023 की बात करूं तो -29,301 करोड़ का कंपनी का लॉस था। दोस्तों अगर मैं 31 दिसंबर 2023 की बात करूं, जो पैट था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो लॉस ही था, तो उसे लॉस आफ्टर टैक्स कुछ भी बोल सकते हो आप, बस हम लॉस की फिगर यूज नहीं करते, तो इसलिए हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही उसको नेगेटिव फिगर में बोल देते ताकि पता चल जाए कि वो लॉस ही हुआ है। दोस्तों अगर मैं 31 दिसंबर 2023 की बात करूं तो उसमें जो आपका पैट निकल के आया था वो था -23,564 का आपका। गाइस अगर मैं बोरोइंग्स की बात करूं कि टोटल बोरोइंग्स कितनी है कंपनी के ऊपर, सो हैवी हाईली लेवरेज बोरोइंग्स है कंपनी के, बहुत ज्यादा डेट है। दोस्तों अगर मैं 2021 की बात करूं तो 2021 में जो कंपनी की बोरोइंग्स थी वो थी 1,80,310 करोड़ की। दोस्तों अगर मैं 2022 की बात करूं तो 2022 में 1,90,918 करोड़ की कंपनी की बोरोइंग्स थी। गाइस अगर मैं 31 मार्च 2023 की बात करूं सो वो थी 2,01,586 करोड़ की कंपनी को बोरोइंग्स थी। और दोस्तों अगर मैं 31 दिसंबर 2023 की बात करूं सो 2,03,426 करोड़ की कंपनी को बोरोइंग्स थी। क्योंकि गाइस आप देख पा रहे हो जो हमारी फिगर्स है ना टोटल बोरोइंग्स की, जो हमारी बोरोइंग्स की फिगर है वो सारी की सारी 2 लाख के आसपास ही ऑसिलेट कर रही है। सो अप्रॉक्सीमेटली आप लेके चल सकते हो कि 2 लाख की जो बोरोइंग्स है वो मेंटेन रही है। यहाँ पे 10,000 करोड़ बढ़ा है, यहाँ पे 11,000 करोड़ बढ़ा है अप्रॉक्सीमेट, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 2,000 करोड़ बढ़ा है। तो बोरोइंग्स 2 लाख करोड़ के आसपास ही ऑसिलेट कर रही हैं 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक। सो गाइस अब जरा चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सो दोस्तों जैसे हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात करी थी, अब जरा इशू साइज के बारे में बात करते हैं कि कंपनी का इशू साइज क्या है। सो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो टोटल इशू साइज जो कंपनी का वो 18,000 करोड़ का है। 18,000 करोड़ कंपनी रेस करने आई है मार्केट से उठानी आई है वो पैसा 18,000 करोड़ रुपए, ठीक है। और गाइस पूरा का पूरा आपका फ्रेश इशू रहने वाला है, टोटल फ्रेश इशू रहने वाला है। और गाइस जैसे कि हमने बात करी थी वीडियो की स्टार्टिंग में, जो कि हमारा एफपीओ आ रहा है जिसको हम कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। और ये गाइस वो कंपनीज लेके आती हैं जो ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज पे हमारी लिस्टेड है, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे हमारी कंपनीज लिस्टेड है, बट दे नीड एन एडिशनल कैपिटल, ठीक है। जब उनको एडिशनल कैपिटल चाहिए होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कंपनीज हमारी लेके आती हैं। और आपको पता है जो ऑब्जेक्टिव रहता है कंपनीज का, जो कंपनीज का ऑब्जेक्टिव रहता है हमारी, वो रहता है हमेशा यही रहता है गाइस, विच इज प्रीपेमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स, रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स कह लो, लोन्स कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप। क्योंकि हमने अभी गाइस अभी जब फाइनेंशियल्स पढ़े थे तो फाइनेंशियल्स में एक चीज़ तो क्लियर थी, और कोई मतलब हो ना हो कंपनी ये जरूर करेगी जब वो 18,000 करोड़ रुपए रेस कर रही है मार्केट से, क्योंकि कंपनी का जो पहला और इंपॉर्टेंट गोल रहने वाला है वो यही रहेगा कि भैया किसी तरह जो मेरे पे लोन्स है ना वो मैं धीरे धीरे करके निपटाऊं। क्योंकि जब कंपनी बहुत ज़्यादा लोन्स, मतलब 2 लाख, मैं बोलूँगा 2 लाख करोड़ की कंपनी के ऊपर लोन्स है, 2 लाख करोड़ रुपए के। सो उसमें से एक पोर्शन इसका विल बी यूज्ड फॉर प्री पेमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स। सो गाइज आई होप आपको इशू साइज के बारे में और कंपनी कैसे इसको यूज़ करने वाली है। और गाइज एक चीज़ तो होती है हमेशा, वो होता है हमारा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। ये टर्म आपको हमेशा आईपीओ और एफपीओ की जब कंपनी लेके आ रही होती है, जब वो अपनी बैलेंस शीट तैयार करती है, जब एक वो प्रेजेंटेशन लेके आती है कि मैं पैसे क्यों रेज कर रही हूँ, उसमें ये चीज़ जरूर मेंशन होती है, दैट इज जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, हमेशा मेंशन होती है ये, अलॉन्ग विद प्री पेमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स। सो गाइज अब जरा चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सो गाइज अब कुछ इंपॉर्टेंट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में हम आरओसी के बारे में बात करते हैं, बुक वैल्यू के बारे में बात करते हैं, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के बारे में बात करते हैं, ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर के बारे में बात करते हैं कि प्री आईपीओ कैसा था और पोस्ट आईपीओ कैसा चेंज हमें ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के बारे में देखने को मिलता है, पी रेशियो पे देखने को मिलता है। सो गाइज अगर मैं आरओसी की बात करूं सो आरओसी इज नेट नेगेटिव, आरओसी इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज अप्रोक्सीमेटली नेगेटिव 3.82%, -3.82% का आरओसीई निकल के आ रहा है कंपनी का। गाइज अगर मैं शेयर के बुक वैल्यू की बात करूं सो -18.7 का निकल के आ रहा है। और ये दोनों डेटा ये मैंने screener.in से लिए हैं, जो मैं
जो भी मैं अपनी स्टॉक एनालिसिस की वीडियो बनाता हूँ उसमें भी मैं आपको बताया फंडामेंटल एनालिसिस हमेशा Screener.in से करता हूँ। सो ये जो डेटा मैंने उठाया RECE और बुक वैल्यू का, ये मैंने Screener.in से लिया है। गाइज अगर मैं EPS की बात करूँ, दैट इज अर्निंग्स पर शेयर, बात करूँ प्री IPO पोस्ट IPO कैसे इफेक्ट हमें देखने को मिला था, कैसे चेंज हमें देखने को मिला था। सो गाइज माइनस 5.85 करोड़ सॉरी माइनस 5.85 रुपीज़ का प्री IPO EPS चल रहा था और वो माइनस 4.73 पोस्ट IPO हो चुका है। अगर मैं बात करूँ वोडाफोन आइडिया के बारे में दोस्तों, अगर मैं पी रेशियो की बात करूँ जो कि होता है आपका प्राइस अपॉन अर्निंग्स, कि 1 रुपये की अर्निंग पे 1 रुपये की अर्निंग पे जो प्राइस है शेयर का वो कैसे जस्टिफाइड है। ठीक है, ये मतलब होता है दोस्तों पी रेशियो का। तो पी रेशियो जो चल रहा है, अगर मैं बात करूं प्री IPO की, वो चल रहा था माइनस 1.88 और दोस्तों पोस्ट IPO में जो पी रेशियो देखने को मिल रहा है वो मतलब मैं बोलूंगा और डिग्रेड हो गया है और नेगेटिव जा चुका है, विच इज माइनस 2.33। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी लिस्टिंग गेन जिन लोगों को भी शेयर मिलने वाला है, क्योंकि द कंपनी इज इन हैवी लोन्स, डूबी पड़ी है कर्जे में। अगर मैं बात करूं वोडाफोन आइडिया की पूरी कंपनी डूबी पड़ी है अगर मैं इसकी बात करूं। सो गाइज आई होप आपको एक बेसिक चीज़ें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में जो मैंने बात करी वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों जो मैं आज इस वाली वीडियो पे टाइम स्पेंड करूंगा ना वो मैं ज़्यादा करूंगा, क्योंकि मैं बोलूंगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट FPOs रहने वाला है ये। तो इसलिए आपको मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं ताकि मैं चाहता हूं कि आपको आइडिया लगे, क्योंकि मैं आपको पता है इस चैनल पे हमारे कभी भी FPO का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर का कभी भी एनालिसिस नहीं हुआ है। तो मैं ये चाहता हूं कि जो ये पहला एनालिसिस मैं FPO का लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए हमारे चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी पे, तो आप एक एक चीज अच्छे समझो। जो भी आपके डाउट्स होते हैं ना रिगार्डिंग IPOs, रिगार्डिंग FPOs, या जब आप अप्लाई कर रहे होते हो तो वो इस वीडियो को देख के आपके सारी चीजें क्लियर हो जाए। अगर मैं बात करूं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में जो अपनी कंपनी FPO लेके आ रही है, इसलिए दोस्तों ये थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो रहने वाली है, बट एंड तक बने रहना, पेशेंटली इसको देखते रहना, ठीक है। तो दोस्तों अब जरा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और गाइज बिना हमारी वीडियो को लाइक करे मत जाना, बहुत मेहनत करते हैं हम आप लोगों के लिए वीडियोस के लिए। सो गाइज अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली हैं अगर मैं IPO के बारे में बात करूं, इसको हल्का सा एडजस्ट कर लेता हूं, ठीक है, हो गया एडजस्ट। सो गाइस इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ओपनिंग डेट है हमारे FPO की वो है 18 अप्रैल रहने वाली है। जो क्लोजिंग डेट रहने वाली है वो 22 अप्रैल रहने वाली है। अगर मैं बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की बात करूं वो रहेगी 23 अप्रैल। और गाइस मैं इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की बात करूं, जिन लोगों को शेयर्स नहीं मिले होंगे उनके अकाउंट्स में उनको जो इनिशिएट कर दिए जाएंगे रिफंड उनके ओरिजिनल पेमेंट मेथड पे वो कर दिए जाएंगे 24 अप्रैल को। और गाइस जिन लोगों ने भी थोड़ी उनकी बदकिस्मती थी तो उनको 24 अप्रैल को शेयर्स मिल जाएंगे। मैं गाइस ये नहीं बोल रहा कि आप लोग इसमें अप्लाई करो या नहीं करो, बट जिस हिसाब से कंपनी के फाइनेंशियल, कंपनी इज नॉट इन्वेस्टेबल एट ऑल, ठीक है। अब गाइज अब आप बोलोगे कि सर जब कंपनी प्रॉफिट करने लग जाएगी तो उसका शेयर इतना भाग जाएगा। गाइज हमें उससे मतलब नहीं होता। जब हम कंपनी में पैसे डाल रहे होते हैं ना, हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव से हिसाब से डालते हैं, बट करंटली हम देखते हैं कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है, कितने बोरोइंग्स है कंपनी पे, और कंपनी बिल्कुल घाटे में, बिल्कुल जमीन में दबी पड़ी है इस टाइम मैं बात करूँ वोडाफोन आइडिया की। तो सो गाइज शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 24 अप्रैल को। और जो लिस्टिंग डेट है आपकी, जो लिस्टिंग डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 25 अप्रैल की। जैसे कि बात करी थी हमने स्टार्टिंग में, 18 अप्रैल को आपका इशू साइज खुलेगा, 22 को क्लोज हो जाएगा और 25 को आपको लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। कहाँ पे आपके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे और दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे आपको लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी अगर मैं वोडाफोन आइडिया की बात करूं। सो गाइस आई होप आपको इंपॉर्टेंट डेट्स क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ इन्वेस्टमेंट्स की मिनिमम HNI कैटेगरी, रिटेल कैटेगरी में, बिग HNI कैटेगरी में क्या क्या रहने वाली है उनके बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइज अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूं, सो जो फेस वैल्यू रहने वाली है स्टॉक की वो 10 रुपए की रहने वाली है। जो प्राइस बैंड रहने वाला है वो रहेगा हमारा 10 रुपए से लेके 11 रुपए का। और दोस्तों इसमें हमें एक चीज़ पता है, जो 10 रुपए है इसमें वो है हमारा फ्लोर प्राइस, वो रहता है हमारा फ्लोर प्राइस, जैसे कि मैं अपनी सारी IPO की वीडियोस में मैंने पहले भी बात करी है। और जो 11 रुपए रहने वाला है वो रहेगा हमारा कैप प्राइस, और कट ऑफ प्राइस, वो रहने वाला हमारा कैप प्राइस और कट ऑफ प्राइस। सो गाइज आई होप आपको प्राइस बैंड में कि ये 10 to 11 की जो प्राइस रेंज रहती है उसमें 10 रुपए जो हमारा फ्लोर प्राइस रहने वाला है और जो 11 रुपए रहने वाला है वो रहेगा कैप प्राइस या कट ऑफ प्राइस। दोस्तों अगर मैं लॉट साइज की बात करूं कि एक लॉट में कितने शेयर रहने वाले हैं, वो रहेंगे 1298 के। और दोस्तों आपको पता है जब 1298 को आप 11 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको एक लॉट की मिनिमम इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। दोस्तों अगर मैं लिस्टिंग की बात करूं, क्योंकि आपको पता है हमें पहली बात तो ये कि इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि हमें हमेशा कट ऑफ प्राइस या कैप प्राइस पे अप्लाई करना होता है, बट इस केस में इस वाले IPO में आप फ्लोर प्राइस पे भी अप्लाई करके देख सकते हो, क्योंकि दे आर वेरी हाई चांसेस कि आपको फ्लोर प्राइस पे ही IPO मिल जाएगा, ठीक है। अब ये देखना है कि जब ये IPO खुलेगा 18 तारीख को, सो 18 तारीख को हमें कैसा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज, ठीक है। दोस्तों अगर जैसे हमने पहले बात करी लिस्टिंग कहाँ पे होती है, लिस्टिंग इसकी होगी अगेन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, NSE एंड BSE पे। दोस्तों अगर जरा नेक्स्ट स्लाइड पे चलें थोड़ा,
अब जरा बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। तो जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में बात करी 1298 शेयर्स की एक लॉट में इन्वेस्टमेंट रहने वाली है आपकी। दोस्तों अगर मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं एक लॉट की, जब आप 1298 को मल्टीप्लाई कर दोगे आपके 11 रुपए से, तो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाएगी, वो रहेगी 14,278 की, बिकॉज दिस इज कैलकुलेटेड ऑन वन लॉट ऑफ शेयर्स, वन लॉट इनटू कट ऑफ प्राइस, ठीक है। और वन लॉट से मेरा मतलब है कि कितने शेयर्स आपके हैं एक लॉट में, ठीक है। तो अगर मैं रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पे आ जाऊँ, वो रहेगी हमारी 14 लॉट की। और आपको पता है ये जो डेटा होता है ना हमारा एक लॉट 14 लॉट, जो नंबर ऑफ लॉट्स रहते हैं अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज, वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। सो गाइज एक लॉट की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है हमारी 14,278, जो कि हमारी रिटेल की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों अगर मैं रिटेल की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, वो 14 लॉट रहने वाली है, और उसकी जो वैल्यू है वो रहेगी 1,99,892 की। गाइस अगर मैं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करूं, सो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहने वाली है वो रहेगी 15 लॉट की, ठीक है। और उसकी जो वैल्यू रहने वाली है वो रहेगी 2,14,170 रुपीज़ की। दोस्तों अगर मैं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं, ये डेटा हमारा हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो रहेगी 70 लॉट की, और उसकी जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 9,99,460 रुपीज़ की। अगर किसी को 70 लॉट स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट में अप्लाई करने तो वो कर सकता है इस डेटा के थ्रू। दोस्तों अगर मैं बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करूं, सो बिग एचएनआई कैटेगरी में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहने वाली है वो रहेगी हमारी 71 लॉट्स की, ठीक है, 71 लॉट्स की रहेगी। और अगर उसकी वैल्यू के बारे में जाने तो वो रहेगी अप्रॉक्सीमेटली 10,13,738 की। और दोस्तों अगर हमें ये पता है, अगर हम बिग एचएनआई कैटेगरी में अगर हम 71 लॉट से ज़्यादा अप्लाई कर लेते हैं, 71 लॉट से ज़्यादा अप्लाई पे आ जाते हैं, तो फिर हमारा क्या फिर होता क्या, वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं रहती, कहीं ना कहीं जितनी मर्जी बढ़ा सकते हो आप, क्योंकि डिपेंडिंग की शेयर्स का कोटा कितना है रिजर्व फॉर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी, फॉर बिग एचएनआई कैटेगरी, फॉर रिटेल कैटेगरी। सो गाइस आई होप आपको जो मैंने एक ब्रीफ एनालिसिस करके दिखाया है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में, जो एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर हमारी कंपनी लेके आ रही है, A to Z सारी चीज़ों के बारे में बात करी है उसमें हमने, कि कंपनी करती क्या है, कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई थी, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, पैट रिजर्व्स पैट रिजर्व्स कैसे हैं कंपनी के, बोरोइंग्स कैसे हैं कंपनी के, एसेट्स कितने हैं कंपनी के, सारी चीजों मैंने बात करी है। और क्यों कंपनी इज नॉट एट एन इन्वेस्टेबल लेवल, इन्वेस्टेबल तो छोड़ो, एफपीओ के मैं तो सोच भी नहीं रहा अप्लाई करने का, टू बी फ्रैंक। बट ये ना एक लर्निंग वीडियो इसलिए थी आप लोगों के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि कंपनी, क्योंकि मैं पहला एफपीओ का एनालिसिस हमारे चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी पे आप लोगों के लिए बना रहा हूं, तो इसलिए मैं चाहता था कि ज़्यादा मैं टाइम स्पेंड करूं, आपको एक्सप्लेन करता रहूं कि एफपीओ की क्या अहमियत होती है, और क्यों काफ़ी बार अधिकतर हमें एफपीओ से दूर रहना होता है, क्योंकि जनरली एफपीओ वो कंपनी लेके आती है बिकॉज दे नीड एन एडिशनल कैपिटल, और वो जो एडिशनल कैपिटल होता है 90 to 95% उनको उसी के लिए चाहिए होता है, ताकि वो अपने लोन्स जो उनकी बोरोइंग्स हैं उनको निपटा सके, प्री पेमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। सो गाइस जैसे कि हमने बात करी 2 लाख करोड़ के आसपास ही ऑसिलेट करती है, 1,80,000, फिर 192, फिर 2,1, फिर 2,01,000, फिर 2,03,000 करोड़ की कंपनी के बोरिंग, जो हमने 2021 से लेके डेटा देखा था 31 दिसंबर के आसपास का, 31 दिसंबर 2023 का जो हमने डेटा देखा था शायद, तो हमने सारी बातें करी उसके बारे में। सो गाइस पहली बात तो अगर आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, सो फ्री लिंक्स डीमैट अकाउंट ओपनिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यार अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सो 18 अप्रैल को हमारा ये ओपन होने वाला है और 22 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा, 25 अप्रैल को इसकी लिस्टिंग है। सो उस जब ओपन होगा ना, 1-2 दिन वेट करो और देखो किस टाइप का सब्सक्रिप्शन आपको अक्रॉस ऑल कैटेगरीज में देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा इसमें वेट एंड वॉच का काम है आप लोगों के लिए। तो गाइज आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि आपके सर इसके ऊपर आप लोगों के लिए अपडेट वीडियो भी बनाएंगे कि कैसा सब्सक्रिप्शन आपको अक्रॉस कैटेगरीज के ऊपर देखने को मिल रहा है, जो कि मैं बनाऊंगा क्लोज होने से पहले 1-2 दिन पहले, ताकि आपको आइडिया लग जाए किस टाइप का लिस्टिंग गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। या एक हमें जो उसकी पोस्ट आईपीओ की ईपीएस है वो इंप्रूव हुई है, मतलब और बात करेंगे पी रेशो जो है उसका पोस्ट आईपीओ का जो और नेगेटिव हो गया, क्या वो इंप्रूव हुआ, क्या वो पॉजिटिव साइड में जाता हुआ दिख रहा है, जो कि डिपेंड करेगा कि कितना सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिल रहा है। सो गाइस अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, उनको भी बताना कि जो वोडाफोन आइडिया दोबारा एक अपना एफपीओ लेके, कि गाइस जो वोडाफोन आइडिया अपना एफपीओ लेके आ रही है, क्या उसमें उनको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक लॉट भी अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आपको मेरी वीडियो समझ आ गया होगा, आई एम वेरी डिसइंटरेस्टेड इन अप्लाइंग इन दिस एफपीओ, क्योंकि फाइनेंशियल्स बहुत ही ज्यादा गंदे कंपनी के, जो मैं फाइनेंशियल्स के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग दिस कंपनी इज नॉट एट एन इन्वेस्टेबल लेवल्स। बाकी हमें देखना है कि किस टाइप का सब्सक्रिप्शन हमें सारी कैटेगरीज के अक्रॉस देखने को मिल रहा है जब ओपन हो जाएगा उसके 1-2 दिन बाद। सो गाइस अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ फैला देना हर जगह, उनको भी बताना वोडाफोन आइडिया जो एफपीओ लेके आ रही है अपना, उनको भी जो हमारे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, जो कि जॉब बिजनेस के साथ साथ भी थोड़ा बहुत शेयर बाजार के इंटरेस्ट रखते हैं, तो इसकी न्यूज़ के बारे में जो हमने पूरा एक ब्रीफ एनालिसिस किया है इसके एफपीओ के बारे में, उन सबको जरूर बताना, उनके साथ गाइस इस वीडियो को जरूर शेयर करना। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल आवर वीडियोस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू शेयर ऑल आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। वील बी बैक विद अनदर ग्रेट वीडियो फॉर यू। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय।